नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो सोशल साइंस से रिलेटेड है, यानी कि राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का उत्थान। राष्ट्र का उत्थान यानी कि राष्ट्र के, यानी कि देश के प्रेम हित के विषय में सोचना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कारण है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब आवश्यकता पड़ा, और क्या कारण है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? राष्ट्रवाद का उदय होने का यूरोप में सबसे बड़ी कारण है कि वहाँ पर निरंकुश शासकों का ज़्यादातर मतलब निरंकुशवाद होना। वहाँ पे जो जितने भी शासक थे निरंकुशवाद थे। कारण है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी जनता थे, उनको वर्गों में बांट दिया गया था। किस में बांट दिया गया था? वर्गों में। जिसके वजह से वहाँ पर जो मतलब छोटे जात के लोग थे उनमें काफ़ी असंतोष फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? काफ़ी असंतोष फैला हुआ था, जिसके वजह से लोगों के अंदर राजा के प्रति काफ़ी खीन था। क्या था बाबू? काफ़ी खीनता हो रहा था, जिसके वजह से वहाँ के लोगों में ज़्यादातर राजा का विरोध करना चाहते थे। यही कारण है कि वहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जब किसी देश, जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं कि जिस समय आप लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद उदय हुआ था, उस समय वहाँ की जनता को वर्गों में बांट दिया गया था। कितने वर्गों में? वर्गों में बांट दिया गया था। पहला वर्ग था कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। दूसरा वर्ग था पादरी वर्ग। तीसरा वर्ग था मध्य वर्ग, और लास्ट वर्ग था, जानते हैं, कृषिक वर्ग, यानी कि कृषि वर्ग। कौन सा वर्ग? कृषि वर्ग, जिसे हम लोग क्या कहते थे? गरीब वर्ग या पिछड़ा वर्ग। कौन सा वर्ग? पिछड़ा वर्ग। यूरोप में लोगों को, यूरोप में जो यूरोप था, यूरोप में लोगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? मुख्य रूप से तीन वर्गों में। मुख्य रूप से तीन वर्गों में। पहला था कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। यूरोप में मतलब यूरोप में लोगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तीन वर्गों में। मुख्य रूप से कितने वर्गों में? तीन वर्गों में। पहला था कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। दूसरा कौन सा वर्ग था? दूसरा वर्ग था मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग। और मध्य वर्ग के बाद से आपका था एक पिछड़ा वर्ग। कौन सा वर्ग? पिछड़ा वर्ग, यानी कि जिसको कहते थे सबसे कृषि वर्ग। कौन सा वर्ग? कृषि वर्ग, यानी कि पिछड़ा वर्ग ही आपका क्या कहलाता था? पिछड़ा वर्ग। ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको, कृषि वर्ग। कौन सा वर्ग? कृषि, यानी कि जो कृषि करने वाले लोग थे उन लोग को कौन से वर्ग में रखा जाता था? पिछड़ा वर्ग में। इसी में जो कुलीन वर्ग था, इसमें एक और वर्ग आया था आपका, उस वर्ग का नाम था पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग? पादरी वर्ग। यहाँ पे लिख दीजिए पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग था? पादरी वर्ग। देखिए, कुलीन वर्ग के लोग जो थे वह राजा का लड़का ही राजा हो सकता है, यह नियम पालन करते थे। जो रूढ़िवाद होता था, क्या होता था? रूढ़िवाद होता था। मतलब कहने का मतलब ये था कि कुलीन वर्ग में अगर हम अमीर हैं तो अमीर ही रहेंगे, गरीब हैं तो गरीब ही रह सकते हैं। इसमें हम कुलीन वर्ग में ही क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा अगर कोई निरंकुशवाद देखने को मिला था तो कहाँ पे मिला था? कुलीन वर्ग में। कौन से वर्ग में? कुलीन वर्ग में। यह इतना ज़्यादा दुष्ट वाला काम करते थे, यानी कि अपने स्वार्थ के आगे किसी और का नहीं देखते थे। इसीलिए इनको कौन सा वर्ग कहा, मतलब किस वर्ग में रखा गया था? कुलीन वर्ग। कुल में होता है खानदान। कुल में क्या होता है? खानदान, यानी कि ऐसा वर्ग जो खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है, इस प्रकार के वर्ग को क्या कहेंगे? कुलीन वर्ग कहेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। समझ रहे हैं? जैसे कि मंत्री का लड़का ही मंत्री बनेगा, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, सैनिक का लड़का ही सैनिक बनेगा। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री का लड़का ही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा वर्ग था। इस प्रकार के वर्ग को क्या कहते थे? कुलीन वर्ग। कुल में क्या होता है? खानदान। नहीं कहते अरे तार कुल खानदान देख ले बनी, देख ले, सुनते हो ना? यही होता है क्या? कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। उस तरह से आता था मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में सबसे ज्यादा कौन कौन रहते थे? तो मध्य वर्ग में आपका डॉक्टर। कौन बाबू? डॉक्टर। समझ रहे हैं? डॉक्टर आते थे। डॉक्टर देखे ना, डॉक्टर। उसके बाद से समाज सेविक। कौन आते थे? समाज सेविक। समाज सेविक। समझ रहे हैं? समाज सेविक आते थे। समाज सेविक यानी कि डॉक्टर आते थे, समाज सेविक आते थे, जज। कौन? जज। जो जजिंग करते थे लोग ना, इसमें शिक्षित लोग। कौन से लोग? शिक्षित लोग। आसान भाषा में जान लीजिए कि कौन लोग आते थे? शिक्षित लोग। कौन से लोग आते थे? शिक्षित लोग। समझ रहे हैं? कौन से वर्ग में आते थे? मध्य वर्ग में। मध्य वर्ग में कौन लोग आते थे?
डॉक्टर, सामाजिक वर्ग और शिक्षित वर्ग, शिक्षित लोग। और कुलीन वर्ग में क्या आते थे? राजा। कौन आता था? राजा, राजा का वर्ग मतलब राजा का खानदान। मंत्री, कौन आता था? मंत्री, समझ रहे हैं ना, मंत्री आता था, राजा आता था, उसके बाद से प्रधानमंत्री आता था। सब किस वर्ग में आते थे? कुलीन वर्ग में आते थे। किस वर्ग में? कुलीन वर्ग में। उसके बाद से पीछे मध्य वर्ग में सामाजिक मतलब जो सामाजिक सेवा करते थे वो, और डॉक्टर और शिक्षित लोग। शिक्षित लोग देखिए सबसे ज्यादा अगर मेहनत का कार्य कोई करता था तो कौन वर्ग करता था? मध्य वर्ग। सिर्फ इन लोगों का काम था खाना पीना और घूमना और लोगों पर अत्याचार करना। समझ रहे ना? कौन वर्ग के लोग? कुलीन वर्ग के लोग। क्योंकि इनको सबसे ज्यादा शान शौकत, प्राण जाए पर घूमल न जाए। समझ रहे ना? इन लोग का काम था कि प्राण जाए पर हमारा शान शौकत ना जाए। भले से तुमको जिंदे जलवा देंगे लेकिन तुम हमारे सामने खड़े होने की हौसला भी मत करना। किनका था? ये बहुवंश रहते थे सब, पढ़ले लिखले से उनको कोनो मतलब नहीं। सूरा सूरी में बिलेन रहे सो। सूरा सूरी मतलब समझ रहे हैं? मदिरा उदिरा, मदिरा पीना, लड़कियों के साथ रहना, इन सब का काम था। कौन से वर्ग में? कुलीन वर्ग। समझ रहे हैं? इस शिक्षित बकलोल एकदम लोल आदमी है, बहुवंश आदमी। रे तेरा जा तनी बताओ तो मतलब राज्य कैसे चला जाला? हाँ मंत्री खड़ो, ते बताओ राज्य कौन तरह चलेला? मंत्री बताई, राजवा की नहीं पता बा कि कौन तरह चली, वो कोनो मतलब नहीं बा। बस ये मतलब बा कि हम देश के कहाँ हई? राजा। कोने के मारे के बा? सर हाई का कैला है? चोरी कैला है। अरे गड्ढे कटवा दे, बवाल खत्म। समझ रहे हो ना? ये क्या था? कुलीन वर्ग था। ई कनी के अंदर निरंकुशवाद ठूस ठूस के भरल है। समझ रहे हो? कोने के अंदर? कुलीन वर्ग के अंदर। मध्य वर्ग के लोग शिक्षित थे। क्या थे? शिक्षित थे। लेकिन जितना ज्यादा फायदा, जितना ज्यादा इन लोग को मिलता था, जितना ज्यादा इन लोग को छूट मिलता था जो भी काम करने के लिए जो भी करते थे, राजा के जो जितने भी समर्थक थे इन लोग को ज्यादा से ज्यादा छूट मिलता था, बहुत ज्यादा। कुछ भी करो कोई तुमको बोलने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? चला। लेकिन जो मध्य वर्ग के लोग थे यह काफी परिश्रमी थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। इसी में हॉई आ जाते थे सब। कौन? पादरी वर्ग। कौन वर्ग? पादरी वर्ग। अब पादरी वर्ग इहो में बकलोल। हम आपसे कह रहे हैं ना, कुलीन मतलब बड़का फादर के लड़का बड़के होई, भले से पढ़ल रहे चाहे बहुवंश रहे, भले से ओके राजपाट चलावे के ना आवे, राजपाट के सलाह देवे के ना आवे, लेकिन अगर राजा के लड़का बा तो मतलब पादरी के लड़का मतलब पादरी जोने के समर्थन कह दिया रे ते बन जो, वो बन जाए। जौन पादरी के चट्टा बट्टा रही, चट्टा बट्टा मतलब समझ रहे हैं? हई आम है, खजूर के पेड़ के कोई जले आम, एकदम आम है, देखो इतने फरल बा। समझ रहे हो ना? कौन कहता था? पादरी वर्ग। इहो में बढ़िया बढ़िया शिक्षित पादरी नहीं रह पाते थे। समझ रहे हो ना? चला। लेकिन कारण कि अगर तुम पादरी के तलवे चाट रहे हो तो तुम भी क्या बनोगे? आने वाले समय में बड़के पादरी बनोगे। हेमन भी पादरी पावल जाला, मध्य वर्ग में भी पादरी पाया जाता था। लेकिन कारण एकनी से बहुत शिक्षित रहते थे। हे वाला जो कुलीन वर्ग है ना चलवा, ऐसे से बड़ी शिक्षित रहते थे, लेकिन एकनी के उतना अधिकार नहीं मिले जितना ही बकलोलवा उनके मिला। समझ गए? तो ये बताओ एकनी के अंदर असंतुष्ट रहे कि नहीं? अब तुम खूब बढ़िया से पढ़े लिखे हो, तुम्हारे घर में एक तुम्हारा बाबू है, वो बहुवंश टाइप है, बस कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर बात घर में सब कोई मान रहा है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम कहते हो हई गलत है, हई सही है, ऐसे कीजिए ऐसे, तो तुम्हारे मतलब अगर तुमसे वो बड़ा है तो इन कहेंगे तो ठीक है, बोले बोल जरा खाली देख हम क्या करते नहीं। समझ रहे हो ना? तो तुम्हारे अंदर संतोष नहीं रहेगा कि सबसे ज़्यादा हम पढ़ ले बनी, सही का बा गलत का बा हम निर्णय जानते नहीं, लेकिन हमसे पूछते नहीं बने सो, अपने आप करते ना सो, अपने आप महान बन जाते ना सो। तुम्हारे अंदर की नहीं रहेगा, मन करता घर छोड़ के भाग जाए, होगा कि नहीं होगा? नहीं तो एक उनका विरोध कर दिया, समय अलग रही, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो यही तरह डॉक्टर वर्ग में और मध्य वर्ग में जितने भी सामाजिक शिक्षित उचित लोग थे, इन लोग के अंदर असंतुष्ट था। असंतुष्ट कितना पढ़ा कितना इति करे, इनके समझाओ कि इनके भैंस करे, बिम बजा भैंस करे पगड़ाए, वे हाल इन सब में। यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग इनकी बातों को सुनता ही नहीं था, जिसके कारण इन लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष था। इतना ज़्यादा असंतोष था कि कल्पना नहीं किया जा सकता, जिसके कारण यूरोप में क्या उत्पन्न हुआ था बाबू? राष्ट्रवाद। क्या उत्पन्न हुआ था? राष्ट्रवाद। उसके बाद से पिछड़ी वर्ग, सबसे दयनीय स्थिति किसका था? पिछड़ी वर्ग। सबसे दयनीय स्थिति मतलब समझ रहे हैं? सबसे बुरा हाल। इस संसार के किसी भी देश में चले जाइए, अगर सबसे बुरा हाल में कोई पाया जाएगा तो कौन पाया जाएगा? किसान। कौन पाया जाएगा? किसान। भारत में देख लीजिए, इस समय भारत के किसान का हाल देख लीजिए। ससुरा जौन फैक्ट्री उक्ट्री कैले हुआ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता, हमने के
1 लाख लगाओ तो नहीं जाता, 1,20,000 निकलने में खेते में से पसीना उसीना सब निकल जाता। समझ रहे हो? यह कारण है कभी मतलब किसान, भारत के किसान चाहे किसी भी मतलब अधिकतर किसी भी देश के किसान असंतुष्ट है। कारण क्योंकि राज्य से मतलब शासन व्यवस्था जो सरकार है उससे के भावनाओं के साथ खेल रहा है, उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है कि मतलब उसको कैसे मतलब आगे बढ़ाया जाए। तो यही प्रक्रिया उस समय भी था। यूरोप में जब राष्ट्रवाद छिड़ा तो सबसे खीन कौन था चला? सबसे ज्यादा खीन था मध्य वर्ग और पिछड़ी वर्ग। एक उन्हीं के नाई कहल जाला चूस ले सो। क्या करा सो? चूस ले सो। चूसने का मतलब समझ रहे हो? अनार लेते हो चाहे संतरा उंतरा लेते हो तो ओकर रस बनाते हो ना, तो मारते हो पेड़ पेड़ के सब निकाल लेते हो, वही तरह एक उनके संग कल जा। इतना बुरा हाल करे सो मतलब अगर मान लीजिए कि आपका 10 रजिया साल भर में धान भइल बने चलवा तो 9 रजिया तुहे ले लिया सो। कितना रजिया? 9 रजिया। ई बताओ चला मेहनत कर देते 10 रजिया उत्पन्न कर लिया, 9 रजिया में 10 रजिया में से 9 रजिया हुए ले गई। 1 रजिया में अपन घर परिवार कौन तरह चलाएगा? चला पाएगा नहीं ना। यही एकदम उनके ऊपर इतना टैक्स जैसे लागे कि सब पैसा ये रख ले बने सो। समझ रहे हो? सब पैसा हाइए रख लेवाने सो। अब तुम्हारे ऊपर ही देख लो, अब मान लो वर्तमान समय में तुम्हारे ऊपर खूब टैक्स डाल दिया जाए। युद्ध हुआ है, युद्ध में कंफर्म है कि हर वस्तु का कीमत एकदम आसमान छुएगा, खाली चुनाव हटने दो। उसके बाद देखो पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, चाहे कौनो सरकार होखे, कोई भी सरकार हो चला। क्योंकि पहले जो हम लोग का बैरल मतलब मिलता था पेट्रोल चाहे डीजल मतलब कच्चा तेल मिलता था, तो कच्चा तेल मिलता था 100 रुपये बैरल, $100 प्रति बैरल, $100 प्रति बैरल। लेकिन वर्तमान समय में $105 प्रति बैरल हो गया। समझ रहे हैं कितना? $105 प्रति बैरल। तो एकदम आपसे कह रहे हैं ना कि इसका भोगेगा कौन? जो मंत्री बने शुभ हो गए सो वो कौन के सब कुछ फ्री, डीजल फ्री, पेट्रोल फ्री, जितना मन कर उतना ठूसवाव के भरी हमने भरल जाई। जितना मन कर उतना बिजली चलाइए सो, टीवी चलाइए सो, एसी में रहिए सो, पंखा चलाइए सो, 20 लोगन के भरे के बा, 1 रुपया नहीं भरे के बा। के भरी? हमने के राज करते ना सो भरल जाई आम जनता। समझ रहे ना? यही प्रक्रिया उस समय भी था। यह आज से नहीं चल रहा है, यह सदियों से चल रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि भारत और मतलब अलग बगल के जितने भी देश है ना चलवा, सबसे ज़्यादा अगर कोई अमीर होता है संसार में तो कौन होता है? कृषक। वही के पेड़ नसो। समझ रहे हो ना? अगर किसी कंपनियों पे टैक्स लाग दो ना, तुरंत क्या हो जाएगा? अनशन शुरू। लेकिन किसान के अनशन के क्यों नहीं सुनने वाला बा? समझ गए? किसान की भलाई को कोई नहीं सुनने वाला है। यह है तो उस समय क्यों सबसे ज़्यादा असंतोष था बाबू? असंतोष होने का कारण क्या था? पिछड़ा वर्ग मतलब कृषि वर्ग। उस समय इन लोग को इतना निछोड़ा जाता था जिसके वजह से इन सब के राजा हो मिल जाए तो पेटवा में घोंप देते। समझ रहे हो? पेटवा में करती घोंप देते। सच्ची बता रहे चलवा, इतना ज़्यादा इन लोग के अंदर असंतुष्ट था। अगर मतलब कभी कभी तो मेरे अंदर भी मतलब पहले अगर सोच लो हम रहते तो मन में यही सोचते हैं कि हमारा 9 रजिया लेके गई बा, हे भगवान ताकि 10 रजिया चढ़ाए, कईयों के अकेले मिलवा दो। समझ रहे हो ना? अकेले में क्या करो? मिलवा दो, बदला ले लेती। हमारा 9 रजिया खैले हुआ एक कम छोड़ती ना, माटी खचा घाप के खत्म कर देती। समझ लो। तो यही था आपका क्या था? तो ये बताओ हमारे अंदर भी क्या था? एकदम इति था, मतलब उन सबके प्रति घृणा था, आक्रोश था। यही कारण है कि हमारा 9 रजिया खैले बड़े हमार, चल तोरे संग विद्रोह करता नहीं, तोरे खिलाफ विद्रोह ते को कभी हम खो कहो। समझ गए ना? यही यूरोप में क्या हो गया? पनप गया। क्या हो गया चलवा? पनप गया। और जब यूरोप में पनपा तो कारण क्या था यूरोप में पनपने का? राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण क्या था? पहला क्या था? निरंकुशवाद। अब तो समझ में आ गया होगा ना निरंकुशवाद किसे कहते हैं? कोई समस्या नहीं है? देखिए, मैं पढ़ाना चाहता तो बस यही पढ़ा के छोड़ देता, लेकिन जब तक हाई मैटर आप नहीं समझते तब तक हाई मैटर वह समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमको ये पढ़ाना पड़ा है। तो क्या हो जाएगा? निरंकुशवाद। निरंकुशवाद किसे कहेंगे बाबू? निरंकुशवाद बताएंगे? निरंकुशवाद किसे कहेंगे? अरे ऐसी शासन व्यवस्था जो पे कोनो के अंकुशे ना होखे, क्या कहलाई? निरंकुशवाद। जैसे किम जोंग उन, चाइना का कौन है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग। वो कहता है मतलब समझ में नहीं आता क्या कहता है, कब क्या कर देगा। ओकर पे कोनो का अंकुश नहीं रहता है। वो रतिया रात क्यों गायब कर दी? रतिया रात अली बाबा का नाम सुने हो ना? अली, अरे वहाँ का सबसे बड़ा बहुत मिलीनियर था चलवा। संसार का भारत का मतलब एशिया का अमीर आदमी में से गिना जाता था, लेकिन ओकर रतिया रात गायब कर दिल, पता नहीं चलल कि अली मतलब अली बाबा कहाँ गई ने।
समझ रहे हो ना। बस भारत में सबसे ज़्यादा मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाला वही व्यक्ति था, लाने वाला था, लेकिन रात ही रात गायब हो गया। समझ रहे हो ना। निरंकुशवाद, किम जोन उन, अमेरिका कहता है अरे परमाणु बम का परीक्षण न कर, कहता है अमेरिका का लेवा अरे 2 बिना और फोड़स हो। समझ गए। यह कहते हैं निरंकुशवाद। निरंकुशवाद ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा विचारधारा होता है जिसमें किसी भी व्यक्तियों के ऊपर कोई अंकुश न हो, उसे क्या कहेंगे, निरंकुशवाद कहेंगे। समझ गए, किसी कोई समस्या। उसके बाद से आ जाएगा कल्पना दर्शन। क्या आ जाएगा, कल्पना दर्शन। कल्पना दर्शन एक ऐसे विचारधारा होता है ना जिसमें ऐसे समाज का निर्माण किया जाता है जिसे सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। यह विचारधारा पूरा पूर्ण नहीं हो सकता, इससे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हमार घर बनी 3 मंजिला 4 मंजिला, गाड़ी रही 4 व्हीलर रही, आराम से चलब तो चश्मा लगा के बुलेट पर डक 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 के ले चलब। ये सब क्या है, कल्पना दर्शन। समझ गए ना। इसी प्रकार के क्या कहेंगे हम, इसको कल्पना दर्शन कहेंगे, जिसको संभव नहीं किया जा सके। संभव कब करोगे, मेहनत करोगे तब भी। अब सूत के सपना देखो, एक दिन हम बुलेट पे चले तो चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कल्पना दर्शन कहेंगे। किसी कोई समस्या नहीं ना बाबू। अब आ जाओ जन्म संग्रह। कौन सा, जन्म संग्रह। भारत में जब आज़ादी मिली थी तो भारत में कई राज्य ऐसे थे जो जनमत संग्रह पे आधारित थे। जैसे हैदराबाद को भी, हैदराबाद था ना, इसको जनमत संग्रह से नहीं लिया गया था, हथियार लिया जबरदस्ती पकड़ के नकेल खींच लेंगे। उस समय कौन थे, कौन थे बाबू, बोलो जी। अरे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किनका बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही थे जो अखंड भारत को मतलब जो खंडित भारत था, मतलब जो खंड खंड में विभाजित था ना चलवा, उसको एक साथ मिला दिए। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी तरह से जनमत संग्रह होता है। जैसे कि मान लो एक परिवार है, उस परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब सब कहे वैसे बड़ा तुम सहतड़ा दुष्पादी नहीं, अलगे रही चाहिए। समझ गए ना, ये नहीं कर जा, अलगे रही चाहिए। तू कहेगा अरे चुपचाप रह, एक दिन लेके भाग जाए, अलगे मतलब हो जाए। तो ऐसे ऐसे मान लो कई घर में फूट हो जाना, क्या हो जाना, फूट हो जाना कि हम इनके संग रहो, हम इनके संग रहो, हम इनके संग रहो। तो इस प्रकार की भावना जहाँ होती है ना चलवा, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जन्म संग्रह कराया जाता है। कौन सा संग्रह, जन्म संग्रह। जन्म संग्रह मतलब होता है कि लोगों को इकट्ठा कर देना और उनके विचारों को सुनना कि हो तू केकरे संग रहल चाहत रहो, तू केकरे संग रहल चाहत रहो, तू केकरे संग रहल चाहत रहो। तो एक मतलब एगो डायरेक्ट कहेगा हम इनके संग रहल चाहते हैं, इनके संग रहल चाहते हैं, इनके संग। तो उनको उनके अनुसार क्या करना, विभाजित करना। क्या कहलाता है, जन्म संग्रह। समझ गए। वेरी गुड। जैसे पंचायती में कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको पंचायती के सामने खड़ा कर दिया जाता है, कहता है कि बताओ इसकी दोषी क्या है, इसका दोष क्या है। तो कुछ लोगों से कहा जाएगा कि चोरी करते समय पकड़ा गया, खूब कुटाइल हुआ। तो पूछा जाएगा जब कुटाइल हुआ तो बताइए कुटा तो गया है, लेकिन इसकी सज़ा क्या होगी। तो सज़ा के चक्कर में उसको कहा जाता है, तो पहले सरपंच बैठा रहेगा, उससे पूछा जाएगा क्या सज़ा देव। तो कहते हैं सबकी पहले लोगों की बातों को सुना जाए कि लोग क्या कहना चाहते हैं। तो लोग कहेंगे हाँ इनके हेतर तुरो, इनके हेतर तुरो, इनके हेतर फोड़ा। और कुछ कहेंगे कि जाए तो गलती हो लग अब सुधर जाई, गोड़वे हाथ में टूटल बा, चाहे चोरिए नहीं कैले बा। समझ रहे हो ना बाबू। तो इस तरह से अगर भावना होती है तो इस प्रकार की भावना को क्या कहते हैं, जन्म संग्रह कहते हैं। कोई समस्या नहीं है। लोगों की बातों को सुनना, लोगों के विचारों को सुनकर उस पर क्या करना, विचार प्रस्तुत करना, क्या कहलाता है, जन्म संग्रह। कोई दिक्कत। उसके बाद आता है रूढ़िवाद। क्या आता है, रूढ़िवाद। आपसे कहे ना रूढ़िवाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलत रहे, उसी को क्या कहेंगे, रूढ़िवाद। जैसे कि रूढ़िवाद मतलब हो जाएगा चलवा ऐसी मतलब विचारधारा जिसमें, ऐसी विचारधारा जिसमें लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं पर आश्रित हों। किस पे आश्रित हो, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आश्रित हो। इस प्रकार की विचारधारा को क्या कहते हैं, रूढ़िवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़िवाद कहते हैं। किसी कोई समस्या। उसके बाद से आ जाएगा नारीवाद। क्या आ जाएगा, नारीवाद। देखिए इस समय भारत मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कई लोग कह रहे हैं कि हम नारी को सशक्तिकरण करेंगे, नारी को मजबूत बनाएंगे, नारी को ये करेंगे, नारी को करेंगे। यार हमारे दर्द को कौन समझेगा, है खाली नरिये हमनी के दर्द के समझे यार। यार थोड़ा सा अजीब लगता है, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई वैकेंसी आज तक अटेंड नहीं की है। क्या है, थोड़ा सा हम लोग भी दया करे लो, खाली नारीवाद ना करे लो। समझ गए ना। देखो नारीवाद क्या होता है, चलो नारीवाद मतलब होता है
ऐसी मतलब विचारधारा जिसमें नारी को वरीयता दिया जाए। क्या दिया जाए? नारी को वरीयता दिया जाए, अर्थात उसको छोटे स्थान से बड़े स्थान तक, मतलब छोटे से बड़े स्थान तक बड़े कदमों को लेकर चलना, साथ में नारियों का मतलब क्या करना? संवाद कराना। क्या कहलाता है आपका? नारीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। कोई समस्या नहीं है। नृजातीय किसे कहते हैं? एक ऐसा समुदाय जिसके वजह से, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसी विचारधारा जिसके वजह से कोई समुदाय अपनी एक विशेष पहचान बनाती है। ऐसी विचारधारा जिसके वजह से कोई समुदाय एक अपनी विशेष पहचान बनाती है, क्या कहलाती है? नृजातीय कहलाती है। क्या कहलाती है? नृजातीय कहलाती है। विचारधारा मतलब समझ रहे हैं? विचारधारा मतलब जैसे कि आदिवासी का नाम सुने हैं? आदिवासी वो समुदाय है और एक अपना विशेष पहचान बना के रखते हैं। मतलब हमारा वेशभूषा ऐसे रहेगा, मेरा पोशाक ऐसे रहेगा, हम लोगों में ज़्यादा घुले उल मिलेंगे नहीं। देखते हैं ना, इस प्रकार के वो क्या होता है? उन लोग का एक विचारधारा होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? नृजातीय कहलाता है। क्या कहते हैं? नृजातीय। कोई समस्या नहीं ना। उसके बाद से आ जाएगा उदारवाद। क्या आ जाएगा? उदारवाद है। उदारवाद कितने शब्द मतलब लैटिन भाषा से बना है। किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना। किससे बना है? लीबर शब्द से। लीबर शब्द यानी कि जो उदारवाद है ना बाबू, यह किससे बना है? लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आजाद। क्या होता है? आज़ादी। मतलब हमारे पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो, उसे को होता है निरंकुश। लेकिन आज़ादी का मतलब ये होता है, मतलब ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पर सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग, सभी लोगों को क्या मिले? समान अधिकार मिले। क्या मिले? समान अधिकार मिले। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? आज़ादी। क्या कहते हैं? आज़ादी। अर्थात हम किसी के गुलाम न हो, हम जैसे चाहें वैसे कार्य कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे क्रिया मतलब कार्यों का क्रियान्वयन है कर सकते हैं। क्या कहलाता है? उदारवादी कहलाता है। समझ रहे हैं ना? इसका उदारवादी सबसे देखा जाए मतलब तो भारत क्या है? एक उदारवाद देश है। क्या है? एक उदारवाद देश है। भारत में विदेश से लोग भी आकर यहाँ पे रह लेते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब भेदभाव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर वो भी आकर यहाँ पे क्या होता है? आज़ादी महसूस करते हैं। यही कारण है कि संसार के सबसे ज़्यादा लोग भारत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है जिसके वजह से बाहरी राज्य या बाहरी देश से आने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाए। समझ रहे हैं ना? आई होप यू आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे नए हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।